हेलो एवरीवन, आप सभी का फिजिक्स फंडा में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का जो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है आपका प्रकाश, तो प्रकाश के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे या प्रकाशिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस चैनल में जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक, अब इसके बाद आप आते हैं अपने आपके टॉपिक पर। आपका जो है प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है या जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है या किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है या पालिशदार सतह पर पड़ता है तो प्रकाश की किरणें उस सतह से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह या पालिशदार की हुई सतह से टकराती हैं तो उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। तो उन किरणों के वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके लिए लिखें, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पॉलिश की हुई सतह पर पड़ती हैं तो वे किरणें सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पॉलिश की हुई सतह पर पड़ती हैं तो वे किरणें सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। तो किरणों के प्रकाश की किरणों के वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पालिशदार सतह पर पड़ती हैं तो वे किरणें सतह से टकराकर फिर पुनः उसी माध्यम में लौट आती हैं। प्रकाश की किरणों के वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपका है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा नियम आपका है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर
स्थित होते हैं। तो पहला आपका है आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम क्या है आपका? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब आप आइए देख लेते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। तो ये जैसे मान लीजिए ये आपकी पालिशदार या चमकदार सतह है, ये हो गया उस पर अभिलंब। यहाँ से कोई आपतित किरण, कोई किरण यहाँ पे प्रवेश करती है और यह किरण वापस लौट जा रही है। तो जो किरण इस पर आ रही है इसको हम कहेंगे आपतित किरण, क्योंकि यह किरण इस पर गिर रही है और यह किरण इस पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो इसको हम कहेंगे आपतित किरण और इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण ये हो गई, ये हो गया आपका परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित हैं। और क्या है, अब इसका जो कोण होता है आपतन कोण या परावर्तन कोण, इसको हम नापते कहाँ से हैं? यहाँ से हमको नहीं नापना है, जब भी नापेंगे अभिलंब से। तो इसको ये आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण आई हो जाता है और परावर्तन कोण आर। ये कोण आई इक्वल टू कोण आर या एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं और परावर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? आपतित किरण अर्थात इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड अभिलंब नॉर्मल। तीनों लाई इन ए सेम प्लेन, एक प्लेन पर स्थित होते हैं या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या एक ही तल में स्थित होते हैं। और क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया आपका परावर्तन का नियम। अब इसके बाद आपका आता है गोलीय दर्पण, फिर उसके बाद आता है दर्पण। अब आपका आता है दर्पण या मिरर। तो दर्पण क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं, इसकी परिभाषा। दर्पण एक कांच की सतह होती है या कोई एक सतह होती है जिसके एक भाग पर अपवर्तन की एक भाग पर परावर्तन की क्रिया होती है
और दूसरे भाग पर ये पॉलिश किया हुआ होता है। तो दर्पण देख लेते हैं। दर्पण क्या है? दर्पण यह एक कांच का एक टुकड़ा होता है, या इसको कांच की शीट मान सकते हैं, जो एक तरफ इसके पॉलिश की हुई होती है या कलई की हुई होती है, एक तरफ से परावर्तन की क्रिया होती है। तो ऐसे ऐसे समायोजन को या ऐसे एडजस्टमेंट को हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण क्या है? दर्पण यह एक ऐसा वस्तु है जो जिसके एक सतह पर पॉलिश की हुई होती है या कलई की उसके ऊपर पेंट किया रहता है। जो पॉलिश होती है, जो जो कांच से एकदम सटा हुआ होता है, वह मर्क्यूरस ऑक्साइड की पॉलिश की होती है या चांदी की। उसके बाद में फिर उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपका वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। जैसे अगर इसको हम देखते हैं, ये मान लीजिए कांच की शीट है, इसके एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं। इस पॉलिश को बचाए रखने के लिए हम इसके ऊपर एक पेंट कर देते हैं, और परावर्तक पृष्ठ आपका ये हो जाता है। ये हो गया परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। इधर आपकी पॉलिश की हुई होती है, तो इसको हम कहेंगे दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला एक समतल दर्पण होता है, और दूसरा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण जैसे देख रहे हैं, ये कांच का एक समतल टुकड़ा होता है जिसके एक सतह पर पॉलिश की हुई होती है, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण के बारे में कुछ तथ्य होते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। सबसे पहले क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फिर उसके बाद में उसको और बाद में और उसके ऊपर चर्चा हम करेंगे। अब यहाँ आप देखते हैं आपका गोलीय दर्पण। तो आपके दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण देखिए, यहाँ पे आप देखना है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश की हुई होती है और दूसरे पृष्ठ से परावर्तन की क्रिया होती है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक सतह पर पॉलिश की हुई होती है, दूसरी सतह से परावर्तन होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, ये कांच का कोई खोखला गोला है, इसके एक सतह पर पॉलिश की होती है। ये आपका हो जाता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण ये इधर का भाग जो है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण, और इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। तो ये आपका कोई कांच का खोखला गोला है, देखिए इसके दोनों सतह पर पॉलिश है। दोनों में इसको आधे से काट दिया हुआ है। जब आधे से काटने के पश्चात इसके एक सतह पर अर्थात दबे हुए सतह पर पॉलिश की हुई होती है और उभरे हुए तल पर परावर्तन होता है, तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और जब उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है और दबे तल से परावर्तन होता है, तो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो यह आपका गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो
अवतल दर्पण में क्या होता है, उभरे हुए सतह पर पालिश हुई होती है। ये जैसे ये आपका हो गया अवतल दर्पण। इसमें क्या है, उभरे हुए सतह पर पालिश हुई होती है, की हुई होती है, और दबे हुए तल पर परावर्तन होता है। और ये आपका हो जाता है उत्तल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि दबे हुए तल पर पालिश की हुई होती है और उभरे हुए तल पर या उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये हो जाता है आपका दर्पण। अब देख लेते हैं कुछ गोली दर्पण में कुछ परिभाषाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, इसको आज देखते हैं। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो बहुत और लोगों के पास पहुंचे और लाभान्वित हों लोग। अब यहाँ पे हम आप देखते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले आपका आता है दर्पण का ध्रुव। एक यहाँ पे उत्तल दर्पण बना देते हैं। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण और ये पहला वाला था अवतल दर्पण। ये आपका है अवतल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण। ये मान लीजिए इसकी लंबाई m1 m2 है, m1 है, m2 है। तो दर्पण का सबसे पहले देखते हैं ध्रुव या पोल। तो ध्रुव क्या होता है, यह गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो मान लीजिए गोली दर्पण आपका m1 m2 है, तो जो गोली दर्पण की लंबाई होती है उसको हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, इसको हम द्वारक भी कहते हैं। इसका द्वारक m1 और m1 से लेकर के m2 तक है। इसके मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका दर्पण का ध्रुव है। इसे हम P से डिनोट करते हैं। तो ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, या दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से
प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया ध्रुव। तो इसमें अवतल दर्पण में ध्रुव क्या होता है? P होता है। उत्तल दर्पण में ध्रुव P हो गया। तो ये क्या होता है? द्वारक का मध्य बिंदु होता है। ये भी आपका द्वारक का मध्य बिंदु है। अब इसके बाद में आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। तो दर्पण जिस गोले का दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए, मानना ये आपका दर्पण है। दर्पण का इस खोखले गोले का भाग है, तो इसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। तो यहाँ पे तो होगा नहीं, तो किसी किसी में उसके आगे होता है, किसी में उसके पीछे होता है। अर्थात अवतल दर्पण में दर्पण का वक्रता केंद्र C दर्पण के आगे होता है और उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होता है। इसे हम C से डिनोट करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका दर्पण का वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र क्या हो जाता है? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसके बाद में है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से डिनोट करते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख देंगे वक्रता त्रिज्या। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो गया?
कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से डिनोट करते हैं। अर्थात इस वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपका हो गया दर्पण के ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो ये क्या हो गई, आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। अब उसके बाद आपका आता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाती हुई अगर हम कोई रेखा खींचें, या दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये PC क्या हो जाएगा, ये यहाँ से अगर हम एक रेखा इसको मिलाती हुई एक सरल रेखा खींचे तो यह रेखा क्या प्रदर्शित करेगी, मुख्य अक्ष को प्रदर्शित करती है। उसी प्रकार से इसमें भी देख लीजिए, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाते हुए कोई अगर एक रेखा खींचे तो यह रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, अब उसके बाद में आपका आता है फोकस। तो फोकस क्या होता है, देखिए फोकस ये होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे इसमें हो रहा है, इसमें प्रतीत हो रही हैं, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम दर्पण का फोकस कहते हैं। ये आपका हो गया फोकस। तो फोकस क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पण का
फोकस कहलाता है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के से परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक, इसे हम एफ से डिनोट करते हैं या एफ से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी और एफ के बीच की दूरी जो है, पी एफ जो है, यह फोकस दूरी है। यहाँ भी देख लीजिए, पी और एफ के बीच की दूरी जो है वह आपकी फोकस दूरी है। किसकी फोकस दूरी हो जाएगी? उस दर्पण के, पार्टिकुलर जो आपका दर्पण रखा हुआ है उस दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी। अब इसके बाद में आपका है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो इसमें यह होता है कि जो गोली दर्पण होते हैं इनसे प्रतिबिंब का बनना भी किसी एक निश्चित नियम पर आधारित होता है कि प्रकाश की किरणें किस बिंदु से होकर जा रही हैं या किससे होकर आती हैं या वस्तु की स्थिति क्या होती है, इन सभी वस्तुओं पर निर्भर करता है। तो इसमें अब देखते हैं कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण द्वारा गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पे सबसे पहला नियम क्या है? तो गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किसी न किसी नियम पर आधारित होते हैं। तो पहला नियम यहाँ पहला देख लीजिए, पहला पॉइंट है ये कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस अर्थात मुख्य फोकस इसको मानते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण है। तो फोकस से होकर जाती है, जब फोकस से होकर जाएगी तो वह दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इसके बाद में दूसरा आपका है, इसी में देख लीजिए उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या है? जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है वह दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या कहता है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से लौट जाती है। अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात क्या हो जाता है? यहाँ से फोकस से जाती हुई
प्रतीत होती है। ये आपका फोकस है, फोकस से जाती हुई यहाँ पे प्रतीत हो रही है। और ये देख लीजिए यहाँ पे अवतल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण है, यह सीधे सी है, तो सी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपने उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यहाँ पे ये क्या हो जाता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपने उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसमें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपने उसी माध्यम में वापस लौटती हुई प्रतीत होती है। और उसके बाद में जब कोई प्रकाश की किरण तिरछी गिरती है या तिरछी किसी दर्पण पर गिरती है, तब वह अपने उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। जिस कोण पर वह गिरती है उसी कोण पर वापस लौट जाती है। वहां यहाँ भी वही स्थिति है। उत्तल दर्पण में भी जितने अंश के तिरछे कोण पर यह गिरती है उसी उतने तिरछे कोण पर यह वापस हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।